लीगल रीजनिंग का आपके लिए एक और बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, ब्रेक ऑफ टाई। देखिएगा लीगल रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइज। इन इन केस अगर कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स टाई कर जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं मार्क्स, इन दैट केस ब्रेक ऑफ टाई कैसे होगा? एंड दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ लीगल एप्टीट्यूड। दैट मीन्स द स्टूडेंट who scored higher marks in the component section or on legal aptitude, that means कि जिस स्टूडेंट के लीगल एप्टीट्यूड में ज्यादा मार्क्स आए होंगे वो स्टूडेंट को जो है आगे ले जाया जाएगा। अगर मान लीजिए लीगल एप्टीट्यूड से टाई ब्रेक नहीं होता है, इन दैट केस हायर एज एंड कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ और भी सारी चीजें यहाँ पे एडेड हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। लीगल रीजनिंग जो है, लीगल रीजनिंग जो है, जो कि इस बार कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्लैट का एग्जाम क्लियर करके आप 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर में अपने एडमिशन का जो रास्ता है वो क्लियर करते हैं, और इनमें से सबसे जो पुराना एनएलयू है दैट इज NLSIU, दैट इज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ओके, या नालसर हैदराबाद, जो कि सबसे प्रेस्टिजियस एनएलयूज में से एक है। बट ओवरऑल इस कंसोर्टियम में 22 यूनिवर्सिटीज एडेड हैं। ओके गाइज, सो मैं जरा बता दूं कि इस बार जो नोटिफिकेशन आया है 2020 के क्लैट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो पुराना पैटर्न है उससे बहुत ज्यादा वो अलग नहीं है। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, लीगल रीजनिंग के अंदर में आपको पैसेजेस मिलने वाले हैं, अराउंड 450 वर्ड्स के पैसेजेस मिलेंगे। फाइन, अच्छा ये पैसेजेस किन मुद्दों पर होंगे? लीगल मैटर्स हो सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी के मैटर्स हो सकते हैं, मोरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इन पर ये पैसेजेस बेस्ड हो सकते हैं आप लोगों के। ओके, सो आगे चलते हैं। और क्लियर कट, ये क्लियर कट मेंशन है कि यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ द लॉ। भाई अभी आप एडवोकेट नहीं बने हैं, यू आर नॉट द एडवोकेट नाउ, यू आर इन द प्रोसेस। आप क्लैट को क्लियर करने के बाद में LLB करेंगे जाकर के, तब आपका वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब आपको CRPC, CPC, IPC वगैरह के सेक्शंस देखने पड़ेंगे, अभी कुछ नहीं। फाइन, सो अपने दिमाग में इस बात को प्लीज रखिएगा कि लीगल रीजनिंग जो है एक्चुअली ये है क्या? दिस इज अ कॉमन नॉलेज और कॉमन प्रूडेंस, एक जनरल नॉलेज होता है लॉ के बारे में आपका, आप उस समझ को यूज करके जो है उसमें रीजनिंग को अप्लाई करके आप लीगल रीजनिंग को बनाते हैं। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि व्हाट इज लीगल रीजनिंग, द लीगल रीजनिंग इज लॉ प्लस रीजनिंग, दैट इज लीगल रीजनिंग। ओके, एंड लॉ का मतलब क्या हो गया? CRPC, CPC, IPC हो गया क्या? नो माय चाइल्ड, वो जो है CRPC, CPC नहीं हो गया। दिस इज बेस्ड ऑन द कॉमन प्रूडेंस। अगर आप लोगों ने सफलता क्लासेस के YouTube चैनल को फॉलो किया हो, देन एक वेबिनार किया था हम लोगों ने, एंड वर्धमान कौशिक जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स में है जो है, एंड कौशिक जी के साथ में वो हमारा करीब हाफ एन आवर का इंटरव्यू था, और वहां पर भी यही बात चल रही थी कि बच्चे लीगल रीजनिंग को लेकर के पैनिक होते हैं, जबकि यहाँ पर पैनिक होने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, एंड इसके साथ साथ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे अंडर द लीगल अवेयरनेस। ओके, अंडर द लीगल अवेयरनेस, एंड विच इज इंडियन पॉलिटी में बेसिकली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को ही पढ़ते हैं, देन वो सब भी चीजें हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। सो अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज है, एंड व्हाट इज द चेंज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। गाइज फॉलो द स्क्रीन देखिएगा आप लोग जरा। एक्चुअली है क्या चीज, 2019 में जो क्लैट का एग्जाम हुआ था वहां तक क्या था कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर में आपको एक प्रिंसिपल दिया होता था, मतलब एक रूल एक दे दिया, आप सिंपल समझिए एक रूल दे दिया आपको कि ये रूल है। अच्छा भाई, आफ्टर दिस आपको कुछ सिचुएशंस दिए होते थे, जिन्हें हम लोग फैक्ट्स भी कहते थे, कि कुछ फैक्ट्स आपको दिए होते थे। वन प्रिंसिपल, वन सिचुएशन और फैक्ट्स,
एंड अकॉर्डिंगली आपको कुछ केसेस ऑब्जर्व करने होते थे, उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल केस होता था वो आपको डिराइव करना पड़ता था। बट फ्रॉम 2020 एक चेंज कर दिया गया है इसमें। एंड व्हाट इज द चेंज? चेंज ये किया गया है, प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स विल नॉट बी सप्लाइड सेपरेटली टू यू। प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स को आपको सेपरेटली नहीं दिया जाएगा। गाइज पे अटेंशन, बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को कि आपको प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स सप्लाई तो किए जाएंगे बट नॉट सेपरेटली। There will be a passage of around 450 words. You have to separate the principle and you have to separate the facts, and accordingly you will have to answer the questions given according to the passage. Okay, right? I hope so you are getting my point. So यहाँ तक सारा क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो दिस कि अगर यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हैं, सो मैं एक प्रीवियस ईयर का एक एनालिसिस करके आपको लेकर के चलता हूं टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ लॉ। एंड जो बेसिक एक इंट्रो है, देखिए आपको सीआरपीसी के सेक्शंस तो नहीं मगअप करने हैं, बिल्कुल आपको मगअप नहीं करने हैं वो, बट हमें एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए उन चीजों का, और उसके साथ में डिफरेंट केस स्टडीज। सो जो मैं क्लासेस आपकी लूंगा, वहां पर क्लासेस को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। वन पार्ट विल बी थ्योरी पार्ट एंड अनदर पार्ट विल बी प्रैक्टिकल पार्ट, दैट मींस केस स्टडीज को हम लोग डील करेंगे। ओके गाइज, सो मुझे या तो आप लोगों के जो चैट्स हैं वो विजिबल नहीं है, या तो आप लोग कुछ यहाँ पे चैट में कुछ आप लिख नहीं रहे हैं परहैप्स। देखिए आप शायद कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो जो भी है आप लोग एक काम करिए, आप कुछ यहाँ पर रिप्लाई जरूर कीजिए। ओके दिव्यांशु, गॉट योर मैसेज, मतलब कुछ बच्चों के मैसेजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मुझे, दैट मींस एवरीथिंग इज फाइन। सो गाइज आप लोग जो 3 डॉट्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर में आप देख सकते हैं, जहां अगर आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं 3 डॉट्स होंगी, मोर लिखा होगा, क्लिक ऑन द मोर एंड वहीं पर आपको चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है भाई, और आप चैट पर क्लिक करके आप जो है आप मेरे साथ में जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने क्वेरीज आप इनबॉक्स कर सकते हैं। सो चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं यहां से। फाइन। सो आप लीगल एप्टीट्यूड या हम लोग लीगल रीजनिंग इसकी बात करें जो है, देन इसके अंदर में क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लीगल टर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन, मिसलेनियस, इस तरह के मैटर्स हम लोग डील करते हैं। ठीक है भाई। गाइज आप लोग हैंड रेज, मेरे हिसाब से आप लोगों से हैंड रेज हो जा रहा है, कई बार बच्चे बताते हैं कि वो बाय मिस्टेक भी हो जाता है। ऑल्दो आप लोग हैंड रेज जो आपकी ऑडियो क्वेरीज हैं, मैं आफ्टर 1:30 वो इंटरटेन करूंगा, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। सो राइट नाउ यू कैन चैट विद मी, राइट नाउ यू कैन इनबॉक्स योर क्वेरीज विद द हेल्प ऑफ चैट बॉक्स। फाइन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसके अंदर में आप लोग देखिए क्रिमिनल लॉ से 2018 में 8 क्वेश्चंस थे क्लैट के अंदर में। ठीक है भाई, एंड क्लैट 2019 में 20 क्वेश्चंस थे, मतलब एक बहुत बड़ा वेरिएशन है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे सर व्हाट इज AILET, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज AILET। एक्चुअली AILET जो है ये जो दिल्ली जो लॉ यूनिवर्सिटी है, ये उसके लिए है कि दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है वो अपना अलग से जो है LLB का कोर्स करवाती है, वो अपना अलग से एंट्रेंस लेते हैं, एंड दैट एंट्रेंस इज नोन एज AILET। ओके, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ओके, आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्ट लॉ आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है। 9 क्वेश्चंस थे 2018 में, एंड 19 में 18 क्वेश्चंस रहे। यहाँ से टॉर्ट्स लगभग बराबर रहा। टॉर्ट्स एक्चुअली काफी टेक्निकल भी हो जाता है, टॉर्ट्स इसीलिए जो है इससे क्वेश्चंस भी कम निकलते हैं, क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं उनसे हम लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो टॉर्ट्स पर एक्सपर्टीज लेकर के आएंगे। ठीक है भाई। ओके, आफ्टर दिस लीगल टर्म्स हैं, ये ओके ओके रहता है। कभी देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस थे, फिर यहाँ पे 19 में गायब हो गए। AILET की बात करें तो वहां पर ये देखिए यहाँ पे 1 क्वेश्चन था, यहाँ पे फिर गायब हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन विल प्ले अ ह्यूज रोल,
और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपका जो जीएस का पोर्शन है इंडियन पॉलिटी, ये इंडियन पॉलिटी के साथ में ओवरलैप करता है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओवरलैप्स विद जीएस के सेगमेंट के अंदर में जो पॉलिटी वाला पार्ट है, एंड मिसलेनियस के अंदर में जो है कुछ एक मुद्दे जो आ जाते हैं उनको हम लोग भी यहाँ पे डील करेंगे। फाइन। सो हमने जो कोर पार्ट है वो निकाल लिया, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सारे पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन जो हमारा कोर पार्ट है वो हमने निकाल लिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो क्रिमिनल लॉ है, काफी क्वेश्चंस निकलते हैं। अपनी क्लास को हम लोग क्रिमिनल लॉ से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और मैं एक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया सब्जेक्ट के बारे में, और अब जरा हम लोग आते हैं व्हाट इज लॉ। देखिए गाइज, आप लोग इस बात को दिमाग में रखिएगा कि आपको एकदम बुकिश नहीं होना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स एनएलयूज के अंदर पढ़ने के लिए गए हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एनएलयूज के अंदर में, उन स्टूडेंट्स का फीडबैक ये आता है कि सर यहाँ पर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, रटने की जरूरत नहीं होती है आपको, वहां पर भी चीजों में इतनी सारी एक्टिविटीज रहती हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं आपको। एंड वन मोर थिंग, एनएलयूज के अंदर में फॉलो किया जाता है ट्राइमेस्टर का सिस्टम। जी हाँ, यहाँ पर फॉलो किया जाता है ट्राइमेस्टर का सिस्टम। दैट मीन्स 4-4 महीने के अंदर में आपके एग्जाम्स होंगे, 4 महीने के अंदर में आपके एग्जाम्स होंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। ओके, सो आप दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से डाल लीजिए कि ये जो पूरा कोर्स होने वाला है ये पूरा प्रैक्टिकल पर चलने वाला है। एंड अवॉइड बुकिश लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज को आपको अवॉइड करना है। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यूज जरूर करूंगा, बट आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं बुकिश लैंग्वेज के चक्कर में ना खुद जाऊं और ना आपको लेके जाऊं। फाइन। सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज लॉ? लॉ क्या है? तो अगर हम लॉ की बात करें तो ये कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या है? सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। क्या है? सेट ऑफ रूल्स, ठीक है भाई। और ये ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बताते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल, यहां पर सब रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स है which tells us about do's and don'ts, certain do's and don'ts, that's it। अच्छा, टाइप्स ऑफ लॉज की बात करें तो वेरियस कैटेगरीज यहां पर हैं। अगर हम कुछ पॉपुलर कैटेगरीज की बात करें, देन प्रोसीड्यूरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अगर हम लोग बात करें जो प्रोसीजरल लॉज हैं उनकी बात करें तो मतलब ऐसे लॉज जिनमें हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप डिफाइंड होती है, जैसे कि हमारा सीआरपीसी हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नाम में ही है सीआरपीसी। जैसे कि हो गया इंडियन पिनल कोड, आईपीसी हो गया। तो ये सारे के सारे लॉज कैसे हैं? ये प्रोसीजरल लॉज हैं, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉज की बात करें तो सब्सटेंटिव वर्ड क्या कहता है? फंडामेंटल, मतलब एकदम फंडामेंटल लॉज की बात होती है यहाँ पर, ठीक है भाई। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसे लॉज जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए जो ह्यूमन राइट्स है, जो मानवाधिकार के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं किसके साथ में? विद सब्सटेंटिव लॉ। ओके, इसको हम लोग कहते हैं कि सबसे फंडामेंटल बात, द बेसिक, द वेरी फंडामेंटल थिंग। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके लिए ये कहा जाता है कि उसे केवल सब्सटेंटिव लॉ के जो क्वेश्चंस हैं केवल वही डील करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जो अपीलेट जो केसेस उसके पास में आते हैं उसको वो केसेस डील नहीं करने चाहिए। उसके लिए एक अलग से जो है कोर्ट बननी चाहिए, अपीलेट कोर्ट जो है, जहां पे डेथ वगैरह का पेनल्टी हो गया किसी को तो वो भी मुंह उठा के चला आ रहा है। अरे बात समझ में? तो है क्या चीज, उनके लिए एक अलग कोर्ट बना दीजिए, और जहां पे हिंदी में कहते हैं विधि का सारवान प्रश्न। अरे बात समझ में? तो सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ जहां पर हो वो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट डील करे। तो सब्सटेंटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं,
देन अमेरिका के अंदर में जो फेडरल कोर्ट है वो लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि अमेरिका के अंदर में फेडरल कोर्ट इन अ ईयर नियर अबाउट 25 to 30 केसेस से डील करता है, जस्ट 25 to 30 केसेस। एंड वो सारे केसेस कौन से होते हैं, रिलेटेड टू सब्सटेंटिव लॉ। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेशनल लॉ, दैट्स वेरी सिंपल, कि किसी कंट्री के अंदर में जो सिटीजन्स रहते हैं उनके बीच में जो आपस के रिलेशंस कैसे होंगे उनको डील करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है, दैट इज नोन एज नेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉ का ही आप वाइस वर्सा कर दीजिए। व्हाट इज दिस, कि इंटरनेशनल लॉ व्हिच गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड और अमंगस्ट मोर स्टेट्स, मतलब कि जो एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जो राज्य होते हैं, जैसे कि आप सिंपल समझिए इंडिया एंड नेपाल, आप बहुत बर्निंग टॉपिक है ये, इंडिया एंड नेपाल, दिस इज वेरी बर्निंग इश्यू गाइज। इंडिया एंड नेपाल के बीच में इन द ईयर 1816 a treaty was signed which is known as Treaty of Sugauli। एक संधि हुई थी इंडिया एंड नेपाल के बीच में, ऑल्दो इट वाज साइंड बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल। फाइन। सो अभी काला पानी, लिम्पियाधुरा जैसे एरियाज हैं जो कि उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं, बट नेपाल का एक दावा रहता है कि ये हमारे एरिया के अंदर में आते हैं। तो इंडिया का कहना है कि भाई ट्रीटी ऑफ सुगौली में जो चीजें लिखी गई थी, आप उनके अकॉर्डिंगली हम लोग इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। बट एक मुद्दा ये फंसा कि सुगौली की ट्रीटी के डॉक्यूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो कुल मिलाकर के है क्या चीज, इंटरनेशनल लॉ के दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके बीच में जो मैटर होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल लॉ को यूज किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। सिविल लॉ, सिविल लॉ इज अ सेट ऑफ लॉज डीलिंग विद द सिविल इश्यूज। सिविल इश्यूज दैट मीन्स कि जैसे कि आपका कुछ पैसे के लेन देन का मामला हो गया, ठीक है भाई, या डाइवोर्स वगैरह के मैटर हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो मैटर्स होते हैं वो एक हद तक, या रेंट के मैटर्स हो गए कि भाई आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, घर खाली नहीं कर रहा आपका, तो ये सारे के सारे मैटर क्या हो गए, सिविल सूट्स हो गए। सिविल सूट्स में क्या होता है, जो पार्टीज होती हैं उनको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहते हैं। मतलब कि अगर केस को आप देखें, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है ये, कि अगर आप किसी पार्टी के जो है कुछ पेपर्स वगैरह हैं, कोर्ट से समनिंग वगैरह जो होती है, अगर वहां पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट लिखा हुआ है, देन इट मींस दिस कि ये सिविल सूट है या सिविल जो है सिविल मामला है। आगे चलते हैं। क्रिमिनल लॉज है, तो क्रिमिनल लॉज के अंदर में जो है जो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, मतलब किसी का मर्डर हो गया, किसी की हत्या हो गई और प्लान करके मर्डर किया गया, कहीं रेप हो जाता है, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्रिमिनल लॉज हैं और इनको हम लोग मानते हैं क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी। डू रिमेंबर दिस थिंग, दिस वी कंसीडर क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी। फाइन। और ये स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड के नाम से चलते हैं। किस नाम से चलते हैं, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड के नाम से। ओके, आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एज अ नेम एम्प्लाइज, नाम को देख करके ही समझ में आपको आ रहा होगा कि लॉज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में तीन हिस्से हैं, तीन बॉडीज हैं, ठीक है भाई। एक तो लेजिस्लेचर हो गया, एक लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया एंड जुडिशियरी हो गई। अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जो है, उनके जो आपस के रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस किस तरीके से चलने वाले हैं, एक्चुअली है क्या चीज, आप ऐसे समझिएगा, जरा स्क्रीन पर देखेंगे स्टूडेंट्स। जो हमारे यहाँ पर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, इनमें कुछ कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं वो। ओके, सो आप अगर वो ओवरलैप करें और क्लैशेस होना शुरू हो जब उनके बीच में, तो उन मैटर्स को कैसे डील करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम लोग उन मैटर्स को डील करते हैं। ठीक है, मैं एक बड़ा पॉपुलर सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग अक्सर सुनते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, इन हिंदी वी कॉल इट न्यायिक सक्रियता। जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर में क्या होता है कि कई सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पर जुडिशियरी जो होता है वो सुओ मोटो ले लेता है, दैट इज स्वतः संज्ञान ले लेता है कई सारे मैटर्स के ऊपर में, जुडिशियरी हमारा। अच्छा भाई, तो अब जब जुडिशियरी कई सारे मैटर्स पे सुओ मोटो ले लेता है, लेजिस्लेचर को वो कहता है कि यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, देन लेजिस्लेचर कई बार ये कहता है कि यू आर इंटरवीनिंग इन माय एरिया, आप मेरे एरिया में इंटरवीन कर रहे हैं, एंड ये गलत है।
अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे अरुण जेटली जी, इनकी डेथ हो गई थी। जेटली जी जो है जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको कहते थे कि दिस इज हाइपर जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशियरी को लगता है कि उनमें तो कोई कमी है ही नहीं, एंड लेजिस्लेचर के अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे कमीने बैठे हुए हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर है क्या चीज कि देखिए इंडिया के अंदर में ओवरलैपिंग है। अमेरिका की बात करें तो वहां पर ये मामला बिल्कुल सेपरेट है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहां पर गवर्नमेंट का होता है, वहां पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वो काफी डिफरेंट हो जाते हैं, सेपरेट जोनल्स हो जाते हैं। इंडिया के अंदर में जो सिस्टम है वो पार्शियली फेडरल है, पार्शियली यूनियन है। तो इसके अंदर में है क्या चीजें ओवरलैप करती हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम इन चीजों को जो है रिजॉल्व करते हैं, इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। ओके गाइज, and last but not the least, law of torts. Okay, law of torts actually ये कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि जुडिशियरी ने अलग अलग टाइम पर फैसले देकर के डेवलप किए हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि एक लॉ है कलरेबल लेजिस्लेशन का, कलरेबल लेजिस्लेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस कलरेबल लॉ ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, व्हाट इज दिस? एक्चुअली दुनिया भर के अंदर में जो जुडिशियरी है, एंड खास तौर पर अमेरिका के अंदर में जो फेडरल कोर्ट है, वहां का सुप्रीम कोर्ट जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, वो जो है उसने कई सारे केसेस में ये देखा कि गवर्नमेंट जो है वो लॉ कुछ और बनाती है, कानून कुछ और बनाती है, बट द रियल इंटेंशन ऑफ द लॉ इज डिफरेंट। उसका जो असली जो उद्देश्य होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ऐसे में है क्या चीज कि वहां से उन्होंने एक थ्योरी दिया विच इज नोन एज कलरेबल लेजिस्लेशन। मतलब क्या है कि ऐसा कानून जो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, तो ऐसे में वो जो है उस कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल्स, और इन सर्टेन प्रिंसिपल्स को हम लोग डालते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर में। कहां डालते हैं हम लोग? लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। इसी में आता है एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इसी में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रैशनैलिटी। अरे बात समझ में, इसमें करीब 6 से 7 जो है डॉक्ट्रिन्स आते हैं which comes under the law of torts। ठीक है भाई, ओके, हाँ बिल्कुल, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना टाइप से हो गया, एग्जैक्टली। ओके, मुझे लगता है दिव्यांशु आपके जो और साथी हैं वो शायद चैट करने में उनको लग रहा है कि अभी पहली क्लास है और कैसे हम लोग इंटरेक्ट करें। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, आप टीचर के साथ में जितना अच्छा इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है भाई, सो उतना ही बेहतर आप सीखेंगे। आपके जो रीजनेबल डाउट्स हैं वो तो आप जरूर बोलें, और जहां पर मैं आप लोगों से आपकी राय मांगता हूं कि यस नो, तो वहां पर आप जरूर जो है बोलें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी बोलना शुरू कर दें, डोंट डू दैट, वो तो बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। ओके, तो चलिए मैंने अभी जो आप लोगों को बताई हैं चीजें, अकॉर्डिंग टू दैट जो अलग अलग केसेस हैं, उन केसेस के अंदर में किस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं मामलों में, जो इसमें प्लेंटिफ होते हैं, डिफेंडेंट होते हैं, इनको हम लोग किस तरीके से जो है आप कैटेगराइज करते हैं। यू कैन सी दिस। ओके, ओके ईशान, वेरी गुड, ठीक है भाई, all okay ईशान, गॉट इट। So you can see guys, in the civil law, I told you earlier, सिविल लॉ के अंदर में प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, मतलब जिसने केस किया होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लेंटिफ, और जो डिफेंड कर रहा होता है, एज कैन सी, आप नाम में देख सकते हैं कि डिफेंडेंट है वो। क्रिमिनल लॉज में क्या होता है कि जो अपराधी तो नहीं कहेंगे, एक्यूज्ड कहेंगे, जो आरोपी है। यहाँ पर शब्दों का बहुत जबरदस्त गेम चलने वाला है, आ रही बात समझ में? ओके, सो क्रिमिनल एंड एक्यूज्ड दोनों में फर्क होता है। एक्यूज्ड दैट मींस उसके ऊपर में आरोप लगाया गया है बट नॉट प्रूव्ड नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को ये जो बेसिक टर्म्स हैं कि एफआईआर किस तरीके से होता है, एक्यूज्ड कौन होता है, एक्विटल क्या होता है, चार्ज क्या होता है, बेल क्या होती है, एंड व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल। आप लोग कई बार सुनते हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सुनते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं,
नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। सो ये कुछ बहुत बेसिक सी बातें हैं, यू नीड नॉट टू मग अप। मैं बार बार बोल रहा हूं, रटने की जरूरत कुछ नहीं होती है, बट यू मस्ट नो द डिफरेंसेस, आपको अंतर पता होने चाहिए, सो दैट अगर आपके पैसेज के अंदर में इन टेक्निकल टर्म्स का यूज होता है, और अगर आप में से जो स्टूडेंट्स डेली न्यूज़पेपर रीड करते होंगे गाइस, अब से कम 2 महीने के लिए न्यूज़पेपर की आप स्टडी का अपना हैबिट कल्टीवेट कर लीजिए। जो करंट अफेयर्स के जो मैटर्स होंगे जीएस के, वो मैं देखूंगा, और जुलाई 2019 में बता दूं आपको, जुलाई 2019 से लेकर के अब तक के जो करंट अफेयर्स के मैटर हैं वो एक्सक्लूसिवली मैं जूम के ऊपर में डील करूंगा आप लोगों के साथ में, ताकि आप लोग एक बेहतर एक समझ विकसित कर सके। और अगर आप लोग द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को वॉच करें तो वहां पर ऐसे टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। आगे बात समझ में? सो ये एक पूरा चैन है गाइस, देयर इज अ चैन, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड टू द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। आफ्टर ऑल एक एडवोकेट काम किस तरीके से करता है, वो प्रिंसिपल, वो लॉजिक को कनेक्ट करता है सिचुएशन के साथ में, और तब वो पहुंचता है किसी कंक्लूजन के ऊपर में। एंड दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस जो कि हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं जाने अनजाने यहाँ पर कुछ सेक्शंस के नाम ले लूंगा कई बारी, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सेक्शंस आपको नहीं रटने हैं, फाइन। मैं बार बार बोल रहा हूं, यू नीड नॉट टू मग अप द सेक्शंस, फाइन। सो क्रिमिनल केसेस के अंदर में जो एक्यूज है, जो आरोपी है, वो एक्यूज हो गया और केस चलता है स्टेट के नाम से, ठीक है भाई। अच्छा, क्रिमिनल जो लॉज हैं, अब जो क्रिमिनल लॉ है या क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक तो लेस सीरियस हो सकते हैं, एक मोर सीरियस हो सकते हैं। लेस सीरियस की बात करें कि कहीं पर छोटी सी चोरी हो गई, या मैं अपने घर से बाहर निकला और मैंने किसी की गाड़ी ठोक दी, ठीक है, अब वो नाराज हो गया, अब उसने केस वेस कर दिया। अरे बात समझ में? तो सब लेस सीरियस केसेस हैं, और इनको हम लोग डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, कंपाउंडेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें एफआईआर, अगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। कई बार लोग कहते हैं ना मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, हालांकि पुलिस जो है वो कई बार खुराफात करती है। एक्चुअली पुलिस का मानना यह होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मामलों को ना नॉन कॉग्निजेबल में रखना चाहते हैं, कि जी हमारे यहाँ देखिए एफआईआर तो हो ही नहीं रही है। जो मेरे फ्रेंड्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में है, कुछ एक दोस्त दिल्ली हाई कोर्ट में है, कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट में है, तो अक्सर बताते हैं कि मैटर उनके सामने खूब आते हैं कि पुलिस अक्सर ये काम कर लेती है कि वो नॉन कॉग्निजेबल में डाल देते हैं कि एफआईआर नहीं कर रहे। उनके पास एक डायरी होती है, अगर आप कभी थाने वाने गए हो देखा हो, एक डायरी होती है, सिंपल एंट्री कर लेते हैं पर्चे पे कि जी हमारे पास बंदा आया तो था। अरे बात समझ में? और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं इनमें पुलिस आपस में मामला सुलझा देती है, मतलब कि दोनों पार्टियों को बिठाया, समझौता करवा दिया। अरे बात समझ में? तो ऐसे ऑफेंसेस, ध्यान रखना, ऐसे ऑफेंसेस जो मोस्टली नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उनमें एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाती है, और ये कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। कंपाउंडेबल का मतलब क्या हो जाता है? कंपाउंडेबल का मतलब हो जाता है कि जहां पर पुलिस आपस में कॉम्प्रोमाइज करवा दे। और ऐसे जो ऑफेंसेस हैं, दीज आर मेंशन्ड इन द सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का सेक्शन 320 के अंदर में ऐसे मैटर मेंशन है, और खास तौर पे इन मैटर्स के अंदर में जो सजा होती है वो 2 साल से कम, 2 साल या 2 साल से कम की सजा होती है। ध्यान रखना, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस या ऐसे ऑफेंसेस जहां पर दोनों पार्टियों में कॉम्प्रोमाइज करवाया जा सकता है, तो वो मामले कैसे होने चाहिए? जिनमें सजा 2 साल या 2 साल से कम की सजा होती है। और इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो मोर सीरियस आ जाएगा आपके सामने, और उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कॉग्निजेबल, मतलब कि एफआईआर दर्ज होगी और बिना कोर्ट के एग्रीमेंट के आप लोग कॉम्प्रोमाइज आपस में नहीं कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो मैं आगे भी बताऊंगा, अभी तो मैंने एक थीम बता दिया है आप लोगों को, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, मैं आगे भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है भाई।
ओके गाइज, व्हाट आई एम थिंकिंग कि अभी हम लोगों ने ना आज की क्लास के हिसाब से काफी थ्योरी कर लिया है, तो एक काम करते हैं हम लोग कुछ जो है कुछ हम लोग जरा केसेस देख लें, जरा केस स्टडीज देख लेते हैं। सो आप लोग जरा एक बारी मुझे बताइए कि केस स्टडी देखी जाए एक जाते जाते जो है अभी, क्योंकि आप 1:20 हो रहा है और इसके बाद में करीब 10 मिनट्स हमारे हाथ में हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि हम लोग एक केस स्टडी देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर में निकलते हैं एंड हाउ टू टैकल those questions in your exam. Fine. So please reply in the chat box. Shall we move towards the case studies, or we should continue with the theory option, theory portion? Okay. ठीक है भाई, let's move ahead. हम लोग जो है जो केस स्टडी का जो पार्ट है, लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट, ठीक है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रिंसिपल है एक्चुअली, जो नया जो रूल है, जो नया मेथड है, वो तो अब आपके एग्जाम में आपको दिखेगा, बट हम लोग यहाँ पर चीजों को बेसिक लेवल पर जब बात करेंगे तो अभी मैं आपको प्रिंसिपल, फैक्ट और सिचुएशंस अलग अलग दे रहा हूं, ठीक है। सो आप रूल क्या है, प्रिंसिपल आप बोल लीजिए, आप रूल कह लीजिए, आप इसको रूल बोल लीजिए। यू कैन सी नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट इज डन अंडर इंटॉक्सिकेशन, फाइन, ओके, and the person committing the offense was incapable to understand the nature of the act. Intoxication should be without knowledge or against the will of the person. आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है एक खास कंडीशन है जो यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड है, ठीक है, और उसने कुछ अपराध हो गया है एंड ही वाज इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट, सो इसे हम क्राइम नहीं मानेंगे, बट देयर इज अ कंडीशन, इंटॉक्सिकेशन शुड बी विदाउट नॉलेज और अगेंस्ट द विल ऑफ द पर्सन, फाइन। सो लेट्स मूव अहेड। A fact, there is a fact, A, B and C were having a party in a bar, so where A persuaded B and C to take the alcoholic drinks, okay, all fine. On persistent persuasion, B and C also consumed alcohol along with A, okay, ठीक है भाई, B and C ने भी consume कर लिया alcohol, so let's move ahead. B and C had never consumed alcohol before, okay, ठीक है, अधिकांश के साथ में ऐसा होता है, दोस्त ही लेकर के जा रहे होते हैं, ठीक है, तो तुम भी ले लो भाई थोड़ा सा, आज तुम बड़े हो जाओ। आफ्टर इंटॉक्सिकेशन देयर वाज सम आर्ग्यूमेंट बिटवीन बी एंड सी, और ये भी खूब होता है कि बी एंड सी ने अब तो थोड़ी सी ले ली है और दोनों लड़ गए आपस में, वेयर सी पुश्ड बी विथ फुल फोर्स काजिंग सीरियस इंजरी टू बी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल एंड सिचुएशन बता दी मैंने आपको, एंड नाउ द केसेस क्या क्या है। ऑप्शन ए है सी इज लायबल, ऑप्शन ये ऑप्शन बी होगा, एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, फाइन। सो ऑप्शन बी है सी इज नॉट लायबल बिकॉज ही वाज इंटॉक्सिकेटेड, उसने तो वो इंटॉक्सिकेटेड अल्कोहल ले रखा था तो अनजाने में ये हरकत हुई है, देन ही इज नॉट लायबल, ओके, ठीक है। A is liable because A persuaded them to consume alcohol whereas they had never consumed alcohol, okay. A and C both are liable, okay. So what do you think कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है भाई? सिचुएशन आपके सामने है, सो कौन लायबल हो सकता है, इसमें कौन जिम्मेदार हो सकता है इस घटना के लिए, बताइए भाई। ओके, आप देखिए, आप चलिए एनालाइज करते हैं जरा, यहाँ पे सारे के सारे केसेस को जरा एनालाइज करते हैं। गाइस आप लोग चैट बॉक्स पर नहीं आ रहे हैं, आई कैन सी कि आपके हैंड रेज जो है खूब सारे हो रहे हैं यहाँ पे, एंड ओके, ओके, ठीक है। someone said that A is liable, then again B, okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है। guys
See on the screen. See on the screen. The answer is C is liable. The answer is C is liable. And how he is liable? Let me explain to you. एक्चुअली है क्या चीज, आप लोग जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए गाइज. सी इज, जरा बी ऑप्शन देखिएगा. सी इज नॉट लायबल बिकॉज ही वाज इंटॉक्सिकेटेड. लेकिन मैंने प्रिंसिपल में क्या बताया था, व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रिंसिपल, कि इंटॉक्सिकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी नॉलेज में ना हो. लेकिन हम लोगों ने क्या देखा है कि सी को ए ने परसुएड किया और उसने जो अल्कोहल कंज्यूम किया वो अपनी मर्जी से उसने अल्कोहल कंज्यूम किया था. एंड ऑप्शन सी कहता है ए इज लायबल बिकॉज ए परसुएडेड देम. एंड लिसन, फॉलो द वर्ड. ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वर्ड्स, लीगल टर्मिनोलॉजी के अंदर में शब्दों का खेल बहुत जबरदस्त होता है यहाँ पे. जरा ध्यान से देखिएगा आप. ईशान, मैं अभी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से जो है सी लायबल है. डोंट बॉदर अबाउट दिस. मैं अभी जो इसके ऑप्शंस है मैं उन ऑप्शंस को डिस्कस कर रहा हूं ईशान, ठीक है. ओके, सो सी ऑन द स्क्रीन, ए इज लायबल बिकॉज ए परसुएडेड देम टू कंज्यूम एल्कोहल. सी कहता है, ये सी ऑप्शन ये कह रहा है. जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए ने परसुएड किया था, ए ने फोर्स नहीं किया था. फोर्स एंड परसुएडेड में फर्क होता है. तो उसका मुंह पकड़ करके उसके मुंह के अंदर में अल्कोहल नहीं डाला था. और ये तो देखो, हम लोग जब ग्रुप्स में होते हैं और उस एज में होते हैं तो कई बार होते हैं जो फ्रेंड्स वो बोलते हैं कि आप कंज्यूम कर लो. लेकिन अगर आपने कंज्यूम किया है देन ये तो आपने अपनी विल पर किया है ना, अपनी इच्छा से किया है आपने, ठीक है भाई. और ऐसा भी नहीं था कि ए ने उनके किसी कुछ जो है जो इंटॉक्सिकेशन है कि धोखे से उनको जो है मिला करके दे दिया गया कि भाई ठीक है आप इसको कर लीजिए. तो अब जरा मेरी बात को आप लोग समझिएगा यहाँ पे कि ये जो इंटॉक्सिकेशन जो यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ये जो इंटॉक्सिकेशन यहाँ पर हुआ है उसमें एक बिल्कुल भी लायबल नहीं है क्योंकि उसने केवल परसुएड किया था, उसने इनको फोर्स नहीं किया था और ना ही उसने जानबूझ करके इनको ड्रिंक्स जो है धोखे से पिलाई, धोखे से भी नहीं पिलाई है. दैट मीन्स कि जो सी और जो बी है, जो सी और बी है, मिस्टर सी एंड मिस्टर बी जो हैं, इन्होंने अपनी मर्जी से ड्रिंक लिया था. आ रही बात समझ में? और जब अपनी मर्जी से आपने ड्रिंक लिया है देन आपके बीच झगड़ा हुआ. आ रही बात समझ में? और सी ने बी को पुश किया, उसको सीरियस इंजरीज हुई, देन सी इज लायबल. आ रही बात समझ में? बिकॉज आपका इंटॉक्सिकेशन जो था वो इंटॉक्सिकेशन आपकी मर्जी से हुआ था. अच्छा गाइस, मैंने एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व की है. आप लोग जो चैट कर रहे हैं, लिसन, आप लोग जो चैट कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से सुजीत बाजपेयी के नाम पे चैट कर रहे हैं. आपको चैट करना है फैकल्टी चैट पर. मेरी बात जरा सुनिए आप लोग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आपको जो चैट करना है वो फैकल्टी चैट पर करना है. आप लोग देखिए वहां पर फैकल्टी चैट का ऑप्शन विजिबल होगा. सो फैकल्टी चैट पर आप मुझे रिप्लाई कीजिए और जो आप हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज आप करेंगे सुजीत बाजपेयी वाले पर आफ्टर 1:30, ठीक है भाई. सो प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा. एंड हाँ ठीक है, मुझे अर्णव का मैसेज मिल गया है. कुछ बच्चे ने कुछ नंबर वगैरह डाल रखा है, ठीक है भाई. तो आप लोग मुझे बताओ कि ये जो पहला केस स्टडी मैंने डील किया वो आपको समझ में आया? हर्ष श्रीवास्तव, हर्ष, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को जतिन बेटा, आप 3 डॉट्स पे क्लिक करो. 3 डॉट्स होंगी, 3 डॉट्स पे क्लिक करो और वहां पर हैंड रेस का ऑप्शन होगा, फिर चैट का ऑप्शन होगा. चैट करना है आपको फैकल्टी चैट पर और जो हैंड रेस करना है आप लोगों को वो सुजीत बाजपेयी के नाम से होगा, वहां पर आपको हैंड रेस करना होगा. 1:30 पर होगा अभी, लेकिन हम लोग कुछ बात कर रहे हैं इसीलिए मैंने अभी आपकी ऑडियो क्वेरीज नहीं ले रहा हूं. जैसे ही मैं लूंगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा तुरंत कि मैं अभी ऑडियो क्वेरी स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है. हाँ जी, आप लोग पहले मुझे बताइए कि आपको यहाँ ये केस स्टडी जो था ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आसान लगा? ओके, वेरी गुड भाई. एंड दिव्यांशु वाज सेइंग दिस, एक बार इसको रिपीट कर दीजिए. दिव्यांशु, डू रिमेंबर दिस थिंग. आप जरा प्रिंसिपल को देखिए दिव्यांशु. इंटॉक्सिकेशन शुड बी विदाउट नॉलेज, ओके, विदाउट नॉलेज और
अगेंस्ट द विल ऑफ द पर्सन। ओके, ये है यहाँ पर कंडीशन। ओके, दिस इज द कंडीशन इन द इंटॉक्सिकेशन। फाइन। एंड आपने देखा कि जो ए था, ए ने परसुएट किया था सी एंड बी को, लेकिन इन्होंने जो अल्कोहल कंज्यूम किया वो अपने विल पर किया। ए ने ना तो इनके जो है मुंह में जबरदस्ती अल्कोहल डाल दिया, ना तो चोरी छुपे उनको पिलाया। आ रही बात समझ में? और उसके बाद सी और बी लड़ गए, सी ने बी को जख्मी कर दिया, देन ऑब्वियसली सी इज लायबल। ठीक है, सो आप प्रिंसिपल को जितना बढ़िया से ऑब्जर्व करेंगे, फैक्ट्स को जितना बढ़िया से ऑब्जर्व करेंगे, आपको डिसीजन लेने में उतनी आसानी रहेगी। आई होप सो दिव्यांशु समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दिव्यांशु एंड ऑल गाइज, ठीक है भाई, मैंने बता दिया है। ओके हर्ष, वेरी गुड, फाइन। यू हैव टू हर्ष, यू हैव टू। एक्चुअली सारा खेल यहाँ पर टर्म्स का ही है। चलिए गाइज, मैं ऑडियो क्वेरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड लिसन गाइज, लिसन वेरी केयरफुली। आपको जो ऑडियो क्वेरीज करनी है वो आप सुजीत बाजपेयी जो है जो होगा वहां पर नाम दिखा रहा होगा सुजीत बाजपेयी, वहां पर जो है अगर लिंक आता है तो वहां पर आप हैंड रेस करेंगे और वो मुझे विजिबल हो जाए। आगे से ध्यान रखिएगा, आप लोग जो भी अपना चैट करेंगे वो फैकल्टी चैट पर ही करेंगे। अगर अभी भगवती सर क्लास लेंगे आकर के मैथमेटिक्स की, तो वहां पर आप फैकल्टी चैट पर ही कम्युनिकेट करेंगे उनके साथ में। ठीक है भाई, अब बाकी जो भी सर बताएंगे आप देख लीजिएगा, मेरी क्लासेस में ध्यान रखिएगा इस पर। सो लेट्स स्टार्ट द ऑडियो क्वेरी। ऑडियो क्वेरी शुरू करते हैं भाई। और अभी मुझे किसी बच्चे का हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो क्या मैं ये समझूं कि सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर हैं? स्टूडेंट्स, अभी आप लोग हैंड रेज कर रहे थे, अर्णव शर्मा का हैंड रेज था, लेकिन अभी मुझे यहाँ दिख रहा है कि देयर इज नो हैंड रेज। सो एक बारी मुझे बता दीजिए कि एवरीथिंग इज क्लियर, तो फिर हम लोग मीटिंग को कुछ और चीजें देख लें, कुछ और केस स्टडीज देख लें एक दो, फिर तो हम लोग क्या करें बताइए, एक दो केस स्टडीज हम लोग और देख लें। अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल 52C3AC, पहले तो आप अपना नाम ठीक से रख लीजिए, जैसा कि हमारी टीम ने बताया था कि जो नाम आपका रजिस्टर्ड है, प्लीज फॉलो योर नेम अकॉर्डिंग टू नेम रजिस्टर्ड ऑन द जूम। फाइन। सो 52, अभी तो मैं आपको 52 बुलाने वाला हूँ। सो 52C, आप हैंड रेज करिए एंड हैंड रेज आपका मुझे विजिबल हो जाएगा। आपका यहाँ पर कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा है 52C। ठीक है, आप हैंड रेज करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ओके, देखिए मैं आपको लेकर के चलता हूं उसी स्लाइड पर। ठीक है, एंड आई थिंक सो आप बात कर रहे थे सब्सटेंटिव लॉ की, आप बात कर रहे थे सब्सटेंटिव लॉ की बात कर रहे थे आप। ठीक है भाई, और सब्सटेंटिव लॉ की सॉरी सब्सटेंटिव लॉ आप बोल रहे थे, उसके पहले मैंने प्रोसीजरल लॉ पढ़ाया था। प्रोसीजरल लॉ जो होता है, जो कि एक प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करता है सब्सटेंटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब कि जो एकदम फंडामेंटल जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, ठीक है भाई, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं वो प्रोसीजरल लॉ कहलाते हैं। सो प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजरल लॉ को फॉलो किया जाता है, और ये क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज CPC एंड CRPC, ये भारत के प्रोसीजरल लॉ है। सो आई होप सो 52C आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है भाई, ओके। आप बताइए जरा एक बारी कि कंफर्टेबल है, समझ में आ गया आपको? ठीक, ठीक है भाई, बढ़िया, फाइन।
ओके हाँ बोलिए क्या क्वेरी है आपकी? ओके सुहानी ठीक है भाई। हर्ष श्रीवास्तव, डियर जो लीगल मैक्सिम्स है और जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसके लिए हम लोग जो है कुछ नोट्स को रेफर करेंगे, क्योंकि वहां पर सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो तो टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स आपको बस देखने पड़ते हैं। और है क्या चीज कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं खुद भी उन लीगल मैक्सिम्स का यूज करता हुआ चलूंगा, तो मैक्सिमम तो आपको मेरी क्लासेस में ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई। कंप्यूटर, आप लोगों ने नाम इतने शानदार रखे हुए है ना। सो कंप्यूटर प्लैंटिफ जो है यूज होता है सिविल लॉ के अंदर में। सिविल लॉ में अगर कोई किसी पर केस करता है, ठीक है, कोई किसी से परेशान है, उसने केस कर दिया है, देन जो बंदा केस करता है देन दैट पर्सन इज नोन एज प्लैंटिफ, और जो उस केस को आंसर करता है दैट इज नोन एज डिफेंडेंट। आई होप सो कंप्यूटर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ओके ईशान से। हेलो सर। सर जो आपने प्रिंसिपल समझाया, फाइन। हाँ ईशान बोलिए। जैसे जो आपने प्रिंसिपल समझाया सर वो थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है, मतलब जो आपने वो मुझे केस समझाया ना अभी प्रिंसिपल वाला। हाँ हाँ ठीक है। बेटा वो एक्चुअली वो केस, वो जो प्रिंसिपल है ना वो प्रिंसिपल वाला केस नहीं है, उसको हम लोग प्रिंसिपल या रूल कहते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस में मिलेगा। फाइन। तो ठीक है। आप बताइए उसमें क्या समझ नहीं आया बेटा आपको? हाँ जी सर, जो प्रिंसिपल समझाया सर, हमें मतलब उसकी जो कंडीशंस होती हैं उसमें हमें मार्क करना होता है, जो कंडीशंस दी जाती हैं। अच्छा मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था शायद वो समझ नहीं आया आपको। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यू ओके राइट। फाइन, डोंट वरी, मैं सारा बताऊंगा आपको। देखिए ईशान होता क्या है कि जो आपका एग्जाम में जो अब तक रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, थोड़ा सा हाँ जी, वेरिएशन रहेगा बेटा 2019 तक, क्योंकि मुझे 19 20 दोनों को जोड़ के बताना पड़ेगा आपको। फाइन। 2019 तक क्या होता था कि जो आपका एग्जाम होता था उस एग्जाम के अंदर में एक प्रिंसिपल देते थे, ये प्रिंसिपल मतलब रूल हो गया। ठीक है ये शाम क्लियर है, यस स्क्रीन यस पर सर, दिख रहा होगा। रूल अच्छा क्लियर है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वो कुछ फैक्ट को सप्लाई करते थे। फाइन। जैसे कि ये सिचुएशन है, दे दिया आपको। फाइन। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स वो आपको 4 ऑप्शंस देते थे, कुछ क्वेश्चंस पूछते थे। फाइन। ठीक है, वो एक क्वेश्चन हो सकता है, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही हो। ठीक है, 2-3 भी हो सकते हैं। एंड अब आपको इनमें से ये फिगर आउट करना है कि कौन लायबल है, जो यहाँ पे जो क्राइम हुआ है, जो हमसे पूछा भी गया है यहाँ पर कि हु इज लायबल, कि ये जो प्रॉब्लम हुई वो किसकी वजह से हुई, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से हुई। ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ जी, तो ये पैटर्न है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, बट देयर इज अ लिटिल चेंज। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ईशान कि अभी क्या होगा, जो अभी जो 2020 में जो एग्जाम होगा उसमें जो रूल होगा, या प्रिंसिपल बोल लीजिए, रूल बोल लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल एंड फैक्ट या सिचुएशन, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा इन अ पैसेज। ईशान समझ में आ रहा है? यस यस, 450 वर्ड्स का पैसेज होगा। यस माय चाइल्ड, Yes. उनको एक पैसेज में डाल दिया जाएगा। अभी मैंने क्या बताया, दोनों अलग अलग बता दिए हैं, वहां पर वो विद इन अ पैसेज होगा। एंड आपको ऐसे ही जैसे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने पूछे हैं आपसे, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू आंसर दीस क्वेश्चंस। गॉट इट ईशान? ओके ओके ओके, ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके मोस्ट वेलकम बेटा। ओके परिणीता क्या डाउट है, व्हेन विल वी डू? परिणीता बिल्कुल हम लोग करेंगे। और परिणीता आप इस बात पर यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, आप जरा इस बात पर कि क्लैट जो कंसोर्टियम ऑफ, देखो बच्चों कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि सर जो न्यू पैटर्न है उसके ऊपर हम क्वेश्चंस कब करेंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इसको। सो लेट मी आंसर यू। शाइना, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग एक बारी अपना फ्रीक्वेंसी एक बारी मैच कर लें, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाएं चीजों के साथ में, देन हमारी जो केस स्टडीज है उनका जो नंबर है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है भाई,
Okay. So I was answering actually Parinita. So अगर आप जो कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज है उनकी वेबसाइट पर जाएं, थोड़ा सा उसको विजिट करें, तो आप वहां देखेंगे कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो आपके पुराने केस स्टडीज हैं उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए। इवन उन्होंने भी साफ साफ कहा है, क्योंकि है क्या चीज कि केसेस तो बदलने वाले हैं नहीं, ओके, केसेस तो चेंज होने वाले हैं नहीं, बस उन केसेस को पूछने का स्टाइल जो होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डेफिनेटली मैं उनको करवाऊंगा, लेकिन जब मुझे आपको तैयार करना है फ्यूचर के लिए, तो मैं प्रैक्टिस के अंदर में आपको प्रिंसिपल और फैक्ट दोनों अलग अलग सप्लाई करूंगा, ताकि आप उसके अकस्टम्ड हो जाएं, आप उसके हैबिचुअल हो जाएं, एंड वंस यू गाइस विल बिकम हैबिचुअल इन आंसरिंग दोस क्वेश्चंस, तो हम जो नया पैटर्न है उसके ऊपर मूव कर जाएंगे। फाइन, सो दिस इज द प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो, and Harsh is asking about the strategy of what should be the strategy we have to follow. So Harsh, इसमें जो इसका जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है, I must tell you this guys, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, all the students please pay attention, listen, एक सेकंड रुकिएगा, all the students please pay attention. Harsh is asking to me what strategy we should follow. Let me tell you one golden rule to clear the CLAT, and the golden rule is this: reading comprehension. आप लोग सोच रहे होंगे सर हाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे गोल्डन रूल हो सकता है? लेट मी टेल यू, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इंग्लिश के अंदर में, आ रही बात समझ में? इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आपके जीएस के अंदर में आने वाले हैं। जीएस के अंदर में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इस बार। उन्होंने साफ साफ दे दिया है कि देयर विल बी अ पैसेज ऑफ 450 वर्ड्स, अराउंड 450 वर्ड्स का पैसेज होगा, और उस पैसेज में किसी घटना के बारे में बताया हुआ होगा। ओके, अब मैं एक काम करूंगा, इन द नेक्स्ट लेक्चर एनएलयू ने अपने वेबसाइट पर जो सैंपल पेपर्स डाले हुए हैं वो पेपर मैं लेकर के आऊंगा, अरे बात समझ में, और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एनएलयू ने एक नया पैटर्न जो है आप लोगों के लिए रखा है। और ये इजी है, ये इजी है, बच्चों को लगेगा कि ये मुश्किल है बट ये इजी है। तो पैसेज होगा जीएस के अंदर में भी, पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर करना है। हम लोग लीगल रीजनिंग की बात करते हैं, तो लीगल रीजनिंग के अंदर भी क्या मिलने वाले हैं? पैसेजेस मिलने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंग टू आपको आंसर करना है। एंड डू रिमेंबर, लीगल रीजनिंग एंड जीएस दोनों मिल करके आपके इस पूरे के पूरे कोर्स का 50% बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 50% फॉर्म करते हैं लीगल रीजनिंग एंड जीएस का सेगमेंट मिला करके। और ये सारे के सारे इनका जो बेस है दैट इज रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन। ओके गाइस, सो कॉम्प्रिहेंशन को जरूर आपको रीड करना है। रिया इज आस्किंग अबाउट द मॉक टेस्ट। बिल्कुल रिया, अब मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, और वो कितने मिलेंगे वो हमारी टेक्निकल टीम बता देगी। ये क्वेश्चन टेक्निकल टीम के लिए है, टेक्निकल टीम विल आंसर दिस, टीचर्स इस बारे में आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई। ओके, एंड आदित्य शेखर, जो मैं आपके साथ में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको मिलेगी आपके ग्रुप के ऊपर में, हमारी ऐप के ऊपर में, हमारी वेबसाइट के ऊपर में। द सेम पीडीएफ यू विल गेट एज योर स्टडी मटेरियल। फाइन, सो आई होप सो आज का आपका पहला सेशन अच्छा रहा होगा। आपके दिमाग में कुछ डाउट्स जो होंगे वो डाउट्स रिजॉल्व हुए होंगे। ओके, एक ऑडियो क्वेरी है स्टूडेंट की, किंजल। किंजल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो फिर आप ऑडियो क्वेरी अपनी पूछिए। सर टेक्निकल लॉ किस में होगा? किंजल जरा फिर से बोलिएगा। सर टेक्निकल लॉ। अच्छा, टेक्निकल लॉ। अरे टेक्निकल लॉ जैसी कोई चीज ऐसे अलग से नहीं होती है, ठीक है, इसको हम लोग साइबर लॉज बोल देते हैं अलग से। फाइन, और साइबर लॉ का जो मैटर है वो हमारे जीएस के अंदर में डील हो जाते हैं, जहां पर बेसिकली हमें आईटी एक्ट 2000 को डील करना होता है। तो वो जो मैटर है वो हमारा जीएस के अंदर में डील हो जाएगा, डोंट बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। किंजल क्लियर है? ओके फाइन,
ओके किंजल, थैंक यू। सो आई होप सो आप लोग एक बार फटाफट मुझे रिप्लाई कर दो, हाउ वाज द सेशन, इफ एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड गाइस तो यू कैन शेयर इट विद मी। आप लोग वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है भाई। सो ओके फाइन, ठीक है भाई। सो आप लोगों से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट सेशन, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है भाई। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और मैंने क्लैट के फॉर्म के बारे में बता दिया है, 1 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड 8 जून तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लॉ का एग्जाम है उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप, तो प्लीज उसको आप लोग कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सुहानी। ओके और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास से अपना नाम प्लीज आप लोग चेंज कर लीजिए। एक बच्चे का नाम गैलेक्सी है, ठीक है, एक का नाम 52C है, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।